जब संविधान में लिखा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, तो जितनी आबादी उनकी है उतना उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलता? और सरकार चाहे तो आज भी आरक्षण मिल सकता है अगर सरकार की नीयत साफ हो। मोदी जी और आरएसएस मनुवादी नहीं है, तो मैं उनको चुनौती देता हूँ कि आप ये जो भी 79% का आरक्षण है इसको संविधान की 9वीं सूची में डालें, ताकि कोई कोर्ट कचहरी में इसकी बात ही नहीं हो सके। कल्पना कीजिए एक हवाई जहाज है, उसमें 10 इंजन लगे हुए हैं और वो उड़ रहा है, लेकिन पेट्रोल एक इंजन में ही जा रहा है, 9 इंजन में पेट्रोल नहीं जा रहा, तो क्या उड़ेगा? जिस दिन 10 के 10 इंजन में पेट्रोल जाएगा, हवाई जहाज अच्छी उड़ान उड़ेगा। ऐसे जब तक हमारे देश के जो 90% वंचित समाज है, इनको आगे नहीं लाया जाएगा, ये देश बन नहीं सकता। ये देश ऐसी पिटता भी रहेगा। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक हैरान करने वाला फैसला दिया है, जिसमें अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर के कॉलेजों में 79% आरक्षण को रद्द कर दिया है। कोर्ट के फैसले ने मेडिकल शिक्षा में एक हलचल पैदा कर दी है। इस फैसले से दलित, वंचित और पिछड़े छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर बात करने के लिए आज हम आए हैं कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनिल जय हिंद जी से। सर, क्या ये आजकल एक चलन सा हो गया है कि कॉलेज जो हैं आरक्षण को अनदेखा कर रहे हैं? इस पर आपका क्या राय है? कॉलेज जी देखिए, सीधी सी बात है, जो सरकार है उस सरकार को देखते हुए और उसका क्या एटीट्यूड है जी उसको देखते हुए सारे अदालतें भी फैसला करती हैं और जो कॉलेज की मैनेजमेंट्स है वो भी फैसला करती हैं। जी ये जो सरकार है ये घोर मनुवादी सरकार है, और मनुवादी व्यवस्था ऐसी होती है, उसमें शूद्रों को यानी ओबीसी को, एससी को, एसटी को शिक्षा से दूर रखने की बात होती है कि वो पढ़ ना पाएँ। तो ये उसी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जब संविधान में लिखा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, तो जितनी आबादी उनकी है उतना उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलता? और सरकार चाहे तो आज भी आरक्षण मिल सकता है अगर सरकार की नीयत साफ हो। सरकार कहने को तो ये कहती है कि ये हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री है, लेकिन उसी प्रधानमंत्री के द्वारा जो ओबीसी के हितों के ऊपर कुठाराघात किया जाता है। अब तमिलनाडु में भी आरक्षण 69% हुआ, 69%, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री थी उसने बात की और आगे राष्ट्रपति से कह करके उसको 9वीं सूची में डलवा दिया, तो वो कोर्ट कचहरी से ऊपर हो गया, उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। अगर मोदी जी और आरएसएस मनुवादी नहीं है, तो मैं उनको चुनौती देता हूँ कि आप ये जो भी 79% का आरक्षण है इसको संविधान की 9वीं सूची में डालें, ताकि कोई कोर्ट कचहरी में इसकी बात ही नहीं हो सके। तो जिस तरह से बिहार में दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अक़लियत के हमारे भाइयों का वोट काटा जा रहा है, यानी उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, जो बाबा साहब ने 1950 में पहली बार, नहीं तो कौन पूछता था दलित, पिछड़े, आदिवासी को या अक़लियत के भाइयों को, पहली बार उनको सशक्त किया कि आपके भी जिस देश में जो सरकार बनेगी तो आपको भी पूछा जाएगा, आपका भी एक वोट होगा और आपके वोट की वही वैल्यू होगी जो अदानी अंबानी के वोट की वैल्यू होती है। जो बड़ी जात, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम ऊंची जात हैं, उनकी वैल्यू होती है। तो वो बिहार में दूसरे तरीके से उस वोट के अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। हमारे बच्चे डॉक्टर ना बने उसके लिए उनका आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। तो ये जब तक मनुवादी मानसिकता की सरकार रहेगी, दलितों, पिछड़ों के साथ ऐसा होता रहेगा। सर, पिछड़ों और आदिवासियों को की शिक्षा, वो शिक्षित हो जाएंगे तो इससे किसको परेशानी है और क्यों परेशानी है? देखिए, ये तो द्रोणाचार्य जी से पूछिए, क्योंकि जब एकलव्य ने तीरंदाजी, क्योंकि उस समय तो तीरंदाजी सबसे बड़ी शिक्षा होती थी। जब उन्होंने देखा एकलव्य तो अर्जुन से भी आगे निकल गया तीरंदाजी में, तो उसका अंगूठा कटवा दिया। तो इन्हीं लोगों को, जो द्रोणाचार्य के वंशज हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको परेशानी है कि दलित पिछड़े क्यों आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये कब तक लड़ाई जारी रहेगी? एक समाज जो है हज़ारों सालों से अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसे आगे और कितना लड़ना पड़ेगा? देखिए, ये लड़ाई तो जब तक समतामूलक समाज नहीं बन जाता, और जो सदियों से ये जो मनुवादी कुव्यवस्था रही, जो जिसमें जुल्म और अत्याचार होते रहे हमारे बाप दादाओं के साथ, ठीक है, उनको ठोकरें मारी गई, उनको गालियाँ भी दी गई, तो वो जो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा और सबको मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाएगा, वे हम किसी के खिलाफ तो हैं ही नहीं। जितना सवर्ण समाज का
अधिकार बनता है उतना वो आरक्षण लें। किसी के खिलाफ, इस देश सबका है, उनका भी हक है, लेकिन हमारे अधिकारों की खिलाफत क्यों करते मनुवादी लोग? तो आज जो भी सत्ता है, जो पावर स्ट्रक्चर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, आपके जो राहुल जी जिसका जिक्र करते हैं, जो 90 मंत्रालय हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं जो उसको चलाते हैं मंत्रालयों को, और आपका क्या कहते हैं, ये जो मनु जो कहते हैं ना कॉरपोरेट जगत, ये मनु कॉरपोरेट जगत है, इसमें सारे सवर्ण है, ये सवर्ण कॉरपोरेट जगत है पूंजीपतियों का, इसमें आदमी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब जो भी पावर स्ट्रक्चर है, ये सब पावर स्ट्रक्चर है, ये थानेदार या कोई हवलदार ये पावर स्ट्रक्चर में नहीं आते, इनके कोई नहीं पूछता। जो डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी डिसीजन लेता है, पूंजीपति जो है वो कठपुतली बना देते हैं कोई भी सरकार बने। तो यहाँ पे जब तक दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, हमारे अक़लियत के भाइयों को बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये जुल्म होता रहेगा। इसलिए राहुल जी कहते हैं कि सिर्फ थोड़ा बहुत आरक्षण या विधायक बनने से काम नहीं चलेगा, जब तक जो टॉप का पावर स्ट्रक्चर है, जो कॉरपोरेट सवर्ण कॉरपोरेट है वर्ल्ड है, जो आपका ब्यूरोक्रेसी है, जो सुप्रीम कोर्ट है। अब मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरे समाज की 15% आबादी है इस देश में, आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं बन पाया। हमारे साथी बैठे 3-4, और आप पूछ लीजिए जो 70% आबादी है ओबीसी की, उसके आज तक कितने सुप्रीम कोर्ट में जज बने? नहीं, दूध में मक्खी की तरह उनको बाहर कर रखा है। तो जब तक ये भागीदारी नहीं मिलेगी, और ये भागीदारी जो है जिस दिन राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस पे काम शुरू हो जाएगा। भागीदारी मिलेगी, और जिस दिन 70% आदमी को उसको हिस्सेदारी मिल जाएगी, 85% को, ये देश भी बड़ा बन जाएगा। जैसे राहुल गांधी जी हमारे एक कार्यक्रम में आए थे इलाहाबाद में, उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया। उन्होंने कहा मान लीजिए, कल्पना कीजिए एक हवाई जहाज़ है, उसमें 10 इंजन लगे हुए हैं और वो उड़ रहा है, लेकिन पेट्रोल एक इंजन में ही जा रहा है, 9 इंजन में पेट्रोल नहीं जा रहा। तो वो क्या उड़ेगा? जिस दिन 10 के 10 इंजन में पेट्रोल जाएगा, हवाई जहाज़ अच्छी उड़ान उड़ेगा। ऐसे जब तक हमारे देश के जो 90% वंचित समाज है, इनको आगे नहीं लाया जाएगा, ये देश बन नहीं सकता। ये देश ऐसी पिटता रहेगा। जिस दिन यहाँ के 100% लोगों को मुख्य धारा में ले आएंगे, सबकी ताकत लगेगी इस देश को बनाने में, आगे ले जाने में, उस दिन ये देश महान बन जाएगा, सशक्त बन जाएगा, खुशहाल बन जाएगा, संपन्न बन जाएगा, समृद्ध बन जाएगा, प्रबुद्ध भारत बन जाएगा, जो बाबा साहब कहते थे। सर, मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया जा रहा है, आखिर दिक्कत क्या है? ऊंची जाति के लोगों को आरक्षण से क्या दिक्कत है? देखो, ऊंची जाति के लोगों को नहीं है, लेकिन ऊंची जाति के लोगों में जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, दिक्कत उनको है। वो इस चीज़ से नहीं उभर पा रहे कि ये जिनको कल तक हमें जिनको अछूत कहते थे, जिनको शूद्र बोलते थे, ये हमारे बराबर क्यों आके खड़े हो रहे हैं। तो उनको दिक्कत है, वो नहीं चाहते, और वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चीन और पाकिस्तान से बड़े दुश्मन वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान उतना नुकसान नहीं कर सकते हमारे देश का, जितना ये मनुवादी लोग हमारे देश का नुकसान हज़ारों सालों से कर रहे हैं। सर, ये मनुवादी लोग ऐसा लगता है कि हर डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं जो आरक्षण को छीन रहे हैं। जी बिल्कुल पाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनका शिकंजा अभी भी है, और बाबा साहब ने इस बात को कहा था। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित कर दिया, उससे एक दिन पहले 25 नवंबर की शाम को उन्होंने एक भाषण दिया था जो सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकली जैसे ही संविधान लागू हो जाएगा 2 महीने बाद 26 जनवरी को, पॉलिटिकली इक्वलिटी आ जाएगी। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट इक्वल वैल्यू, चाहे वो दलित समाज का वोट हो, चाहे सवर्ण समाज का वोट हो, चाहे गरीब का वोट हो, चाहे अदानी अंबानी का वोट हो, सबकी बराबर वैल्यू। लेकिन देश में सामाजिक ऊंच नीच, गैर बराबरी, असमानता बनी रहेगी। आर्थिक ऊंच नीच, असमानता, गैर बराबरी बनी रहेगी, और जब तक ये आर्थिक और सामाजिक समता नहीं आएगी, ये देश नहीं बनेगा। दूसरे देश आएंगे, पीटते रहेंगे। कभी अमेरिका कहेगा भाई सरेंडर कर दो, कभी चीन आपकी ज़मीन हड़प लेगा, आपके सैनिकों के गले काट लेगा। तो अगर आपको देश को महान बनाना है, तो आपको इस देश में समता लानी पड़ेगी, सबको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। अगर देश को महान बनाना है तो सबको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, ये कहना है अनिल जय हिंद जी का।
है।